तो गंदे गंदे हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारे अधिकारों की पूर्ति होनी चाहिए, उसमें कोई गंदा के अच्छा के क्या दिक्कत है? ठीक है, किसी के कहने से आप अच्छे या गंदे थोड़ी ना हो जाते हो। हाँ ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग कहां तक कर चुके थे, क्या कर रहे थे? ठीक, आर्टिकल 20 है ना, 20 हो गया था। 20 बहुत महत्व, ठीक है समझ लिया था, उसको थोड़ा सा आपको मैं लिखा भी दूंगा। 20 आर्टिकल 20 बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते हो क्या है आर्टिकल 20 में, हो गया था तो चलो बताओ क्या हो गया था? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। ये क्या है इसका मतलब? दोष सिद्धि के संबंध में, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका? इसके 2-3 मीनिंग है। जैसे नंबर 1 क्या है, मतलब अगर किसी ने अपराध किया है, कोई एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि उस समय, मतलब मान लो आज आपने कोई अपराध किया, तो उस अपराध के लिए आज कानून में जो प्रोविजन है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। ये नहीं कि अभी सरकार ने आपने अपराध किया और सरकार कानून बना दे। ठीक है, कानून मतलब आपके अपराध करने के बाद कानून बनाए और बोले कि अब इसके अनुसार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय आपने अपराध किया था, जो सजा का प्रोविजन था वही सजा मिलेगी। ठीक है, और क्या था? और था कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। ये 3 प्रोविजन है, तो इसमें लिख लो थोड़ा सा। आर्टिकल 20 में आपने लिखा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें लिखिए भारत में किसी व्यक्ति को उतनी ही मात्रा में दंड दिया जा सकता है, उतनी ही मात्रा में सजा या दंड दिया जा सकता है, दिया जा सकता है जो उस समय विधि में वर्णित होगा। कब? जब अपराध किया होगा, जो उस समय विधि या कानून में वर्णित होगा, मेंशन होगा। ठीक है, मतलब बाद में कानून बना के सजा बढ़ा के, जैसे मान लो अभी मर्डर के लिए 7 साल का, आपने छोटा मोटा मर्डर किया, 7 साल का प्रोविजन है। अब ये नहीं कि आपके वो काम करने के बाद सरकार कहे कि अब मैं एक कानून बनाऊंगा और कहूंगा मर्डर के लिए उम्र कैद, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिस समय अपराध किया था उस समय जो सजा का प्रोविजन था उतनी ही सजा मिलेगी। ठीक है, लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? जो उस समय कानून में वर्णित हो, जिस समय तत्कालीन विधि का उल्लंघन किया गया हो, जिस समय तत्कालीन विधि का उल्लंघन किया गया हो। ठीक है, घटना के पश्चात कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। अगली लाइन है घटना के पश्चात उल्लंघन किया हो। ठीक है, घटना के पश्चात कानून बनाकर, घटना के पश्चात कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, क्या है पॉइंट नंबर 2? आगे देखिए, एक व्यक्ति को एक अपराध में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक व्यक्ति को एक अपराध पर 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है,
ये किसके अधिकारों की बात हो रही है? आपके अधिकारों की बात हो रही है। क्योंकि आप जानते हो कि सरकारें कैसी होती हैं, सरकारें शोषणकारी होती हैं, सरकारें दमनकारी होती हैं। अगर ये चीजें आपके लिए कानून में, संविधान में मेंशन ना होता, तो मान लो सरकार के खिलाफ आप कोई आंदोलन कर रहे हो और सरकार आपको बार बार दंडित करती, सरकार आपको जबरदस्ती परेशान करती, तो ये आपको मजबूत बनाने के लिए, आपका पक्ष मजबूत करने के लिए ये चीजें संविधान में रखी गई हैं कि सरकार कोई भी हो जाए, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, व्यक्तियों को परेशान नहीं किया जा सकता। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बात भी करते हैं कि सरकार बड़ी मजबूत हो। अब ये जान लो कि सरकार जितनी मजबूत होगी, खतरा उतना ज्यादा आपके लिए होगा। तो मजबूत सरकार नहीं, मजबूत लोग होने चाहिए, लोगों के अधिकार होने चाहिए। समझ रहे हो? आप कैसी सरकार चाहते हो? मजबूत सरकार की कमजोर सरकार? मजबूत सरकार जो आपका दमन कर सके, जो आपको शोषण कर सके आपका। मजबूत सरकार चाहिए कि मजबूत लोग चाहिए? लोग चाहिए। ठीक है, सरकार नहीं। सरकार जितनी मजबूत होगी, खतरा उतना बढ़ेगा। ये समझ लो। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता से डरी रहे। आज की सरकारों को जनता से डरी नहीं है। समस्या इसी बात की है कि आप अपनी बात उठाते रहो और डंडे मार के भगा देंगे, क्योंकि उनके पास पुलिस है, उनके पास मिलिट्री है। तो अगर सरकार बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो आपकी स्वतंत्रताएं, आपकी फ्रीडम, आपके अधिकार छीनेंगे। इसलिए सरकार बहुत मजबूत नहीं चाहिए। ठीक है, मजबूत होने चाहिए आपके अधिकार, आपके लोग मजबूत होने चाहिए, ना कि सरकार। लेकिन समाज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि मजबूत सरकार बनानी है। मजबूत सरकार से क्या मतलब है? कि ऐसी सरकार आप बनाना चाहते हो जो आपके अधिकारों का उल्लंघन करे, आपको जब चाहे जेल में डलवा दे, आपके अधिकारों की न सुने, आपके वेलफेयर के लिए काम ना करे, ऐसी मजबूत सरकार? ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार ऐसी हो जो आपके इशारे पे नाचे, आप कहो जो कहो आप वो करने के लिए तुरंत तैयार हो। आप कहो कि रोड बना दो यहां से औरी मोड़ तक, रोड बन जाए तुरंत। आप कहो कि लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए हेल्थ की व्यवस्था हो जाए, पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, कमाई की व्यवस्था हो जाए, सरकार कर दे। ऐसी सरकार चाहिए कि ऐसी सरकार चाहिए कि आप कहते रहो, डंडे मार के भगाते रहो, चिल्लाते रहो, आप कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सरकार चाहे जैसी हो, आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार पे बाध्यता है। मूल अधिकार जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सरकार पे बाध्यता है कि आपको ये करना ही करना है। क्योंकि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि यह अगर आप सरकार नहीं पूरा करती, नहीं देती, तो आप न्यायालय में जा सकते हो। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और फिर न्यायपालिका सरकार को डिसीजन देगी कि आप ये करो, क्यों नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी बाध्यता है। तो ये मूल अधिकार आपको इतनी मजबूती देते हैं कि आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हो अगर वो आपके मूल अधिकार प्रोवाइड नहीं करती है तो। ठीक है, जैसे आपने अभी आप पढ़ोगे, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ये बाध्यता है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष आपको ले जाएगी। अगर सोचो ऐसा ना होता तो, अगर ये कानूनन ना मेंशन किया गया होता कि पुलिस गिरफ्तार करेगी और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायपालिका के समक्ष ले जाएगी, तो पुलिस जब तक चाहती अपने पास रखती। और पुलिस का अपने पास रखने का मतलब है कि आपकी सुतैया होती रहती बराबर। ठीक है, पुलिस सेवा कैसे करती है फिर? सुटाई करके, पिटाई करके। तो मान लो कोई एक निर्दोष आदमी है, मासूम व्यक्ति है, पुलिस जब चाहती, जिसको चाहती उठा लेती, पिटाई कर देती। पुलिस आज भी ऐसा करती है। इतने सारे कानूनों के बावजूद, इतने सारे अधिकारों के बावजूद भी आप पुलिस से डरे होते हो। तो अगर सोचो ये सब ना होता, कानूनी रूप से आप मजबूत ना होते, उनको इतनी बाध्यता ना होती, तो वो तो जिसको चाहे उसको उठाते, जिसको चाहे अंदर कर देते, जब चाहे न्यायालय में ले जाते, ना ले जाते। लेकिन कानून निर्माताओं को यह सब पता था कि यह सब हो सकता है, पावर का मिसयूज हो सकता है। इसीलिए जनता को ऐसी प्रोविजन पहले ही करके दे दो। बस आज जनता का शोषण क्यों होता है? क्योंकि जनता को जानकारी नहीं है। आपके साथ गलत क्यों होता है? क्योंकि आप जानते नहीं हो, कानून को नहीं जानते, आप संविधान को नहीं जानते। इसीलिए संविधान पढ़ना जरूरी होता है कि जो आपको ये जितनी मजबूती देगा ना, कोई नहीं चीज नहीं दे सकती। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता कभी, यहां तक कि व्यक्ति छोड़ो, सरकार भी नहीं कर सकती। कानून के बड़े बड़े ज्ञातों से सरकार डरी होती है।
आप देखा है कभी वकीलों से सरकार डरती है? पुलिस के लोग वकील को देख के साइड से निकल लेते हैं, भागते हैं, इससे मत टकराना भाई। न्यायालय में घसीट के ले जाएंगे लोग, नौकरी छुड़वा देंगे लोग, इनसे टकराए तो नौकरी गई। क्यों? क्योंकि वो कानून को जानने वाले लोग हैं, संविधान को जानने वाले लोग। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? एक अपराध में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, नंबर लिखिए। किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पुलिस जीवन में कभी आपसे कहे कबूलो कि तुमने ही अपराध किया है, तुरंत कबूल लेना। क्या करोगे? हाँ मैंने किया है। क्यों? क्योंकि वो साक्ष्य के रूप में माना ही नहीं जाएगा। पुलिस के सामने कबूल किया हुआ कोई भी बात, कोई भी अपराध साक्ष्य नहीं माना जाता। ठीक है, आप जब न्यायपालिका के सामने, जज के सामने आप जो बातें कबूल करोगे, मानोगे, वही बात साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी। क्योंकि ये पुलिस आप जानते हो कैसा करती है? बाध्य करती है आपको, आपके विरुद्ध ही बाध्य करती है कि तुम बोलो कि हाँ हमने ये चीज की है। और जो आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका जानती है, न्यायालय में जब मामला जानती है तो पुलिस के साथ जो भी मामला होता है, जितने कबूल रहते हैं, कुछ नहीं मानती हूं। आप वहां जो चीजें आप कबूलोगे, जो बेंसन बात कहोगे, वही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये मामला है। आपने देख लिया कि एक बार, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। जो सजा का प्रोविजन है उस समय जब आपने अपराध किया है, वही उतनी ही सजा मिलेगी। और तीसरा क्या है? गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। तीनों बहुत जरूरी है, और ये वैसा मूल अधिकार है जो कभी भी छीना नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपके पास हमेशा रहेगा। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है भाई? सोचो, सबसे राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार आपको है कि नहीं है? जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। जीवन जीने के अधिकार का मतलब है क्या? सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार? कैसा जीवन है? कैसा जीवन? जैसे मान लो कोई बस जिंदा है, जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, हवा नहीं है स्वच्छ, पानी नहीं है स्वच्छ, बस वो जिंदा है किसी तरह। क्या यह माना जाएगा कि उसका मूल अधिकार मिला हुआ है? डिग्निटी फुल लाइफ, इसको बोलते हैं गरिमामय जीवन। जीवन मतलब कैसा? गरिमामय। आप लोगों की गरिमा है कि नहीं कोई? आप कहते हो ना कि बातों की गरिमा होनी चाहिए, है? उसने मेरी गरिमा का ध्यान नहीं रखा, ऐसा बोल दिया। तो जीवन कैसा होना चाहिए देश के नागरिकों का? गरिमामय, मतलब जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, खान पान, रहन सहन, हवा पानी, मकान, सब चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी तो एक गरिमामय जीवन होगा। वरना आपके जीवन में और जानवरों के जीवन में क्या अंतर है? तो इंसानी जीवन कैसा होना चाहिए? गरिमामय। राइट टू लाइफ में, तो लाइफ में लिखो, क्या लिखोगे आप? जीवन का अधिकार लिख लिया? लिखो, किसी भी व्यक्ति को, हाँ ये भी जान लो कि आपका जीवन कोई छीन नहीं सकता। छीन सकता है क्या? छीनना, आप तो कहोगे फिर सरकार तो छीनती है कभी कभी, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सरकार तो कभी कभी फांसी की सजा भी देती है, तो जीवन तो छीन ही न लेती है, है? तो जीवन आपका छीना जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपका जीवन का अधिकार छीना जा सकता है। इंस्टेंट नहीं, तुरंत। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब कभी कभी इनकाउंटर जस्टिस होता है, जैसे आपने सुना ना कि किसी ने अपराध किया, पुलिस आई और उसका इनकाउंटर कर दी, मतलब उसको गोली मार दी। ये सही न्याय नहीं है, ये न्याय का तरीका सही नहीं है।
तो न्याय का तरीका क्या होना चाहिए? पुलिस आएगी, पकड़ेगी, न्यायालय में ले जाएगी, न्यायालय सभी पक्ष विपक्ष के मामलों को सुनेगा, और जब न्यायपालिका में ये बात साबित हो जाएगी कि हाँ ये दोषी है, और न्यायालय जितना दंड देगा, जितनी सजा देगा, उतनी ही सजा मिलेगी। अगर न्यायपालिका ने कह दिया कि इसको फांसी दे दिया जाए, तभी इसको जीवन के अधिकार से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसमें, किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से, किसी व्यक्ति को उसके जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता समझते हो? आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, किससे शादी करोगे, कितने बच्चे पैदा करोगे, ये सब आपकी देह की स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखा आपने? उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, विधि के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब दंडित किया जा सकता है, बस इतना लिखना आपको। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे राइट टू मैरी, शादी का अधिकार आपका मूल अधिकार है। क्या आप किससे करोगे, कब करोगे, नहीं करोगे, ये आपकी चलनी चाहिए। तो क्या आपकी चलती है? किसकी चलती है? मतलब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना? यहां पे भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना? इसमें बहुत सारे केसेस हैं, और इसके बाद, पहले इसको आप जान लोगे, इसके बाद फिर देखो, क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी है? मान लो आपका नहीं मन कर रहा जीने का, और आप चाहते हो कि मैं अब नहीं जीना चाहता, तो क्या आप मर सकते हो? नहीं मर सकते आप। आपको मरने का अधिकार नहीं दिया गया, आपको जीना ही पड़ेगा, है ना? तुझे जीना है मेरे लिए, कुछ ऐसा एक गाना था ना। तो देखो, मामला ये बहुत ज्यादा कोर्ट में गया, प्रेसिडेंट के पास गया कई बार। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसी बीमारी से जो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन वो जिंदा हैं। जैसे बहुत सारे लोग कोमा में हैं, मतलब उनका दिमाग जिंदा है, बाकी सारी चीजें खत्म हो चुकी है, काम नहीं कर रहा है। अब उनके फैमिली वाले कई बार कोर्ट में गए कि इसको मार दिया जाए, इसको मरने का अधिकार दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा यह तो बड़ा मामला गंभीर है, अगर अधिकार दे भी दिया तो इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर हमारी इंडियन फैमिली जैसी हैं कि ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि माता पिता दादा दादी सब रह रहे हैं कई सारे। अब बहुत सारे बूढ़े लोग भी हैं, अब बच्चे चाहते हैं कि बूढ़े लोग मर जाएं, तो उनको मार डालेंगे, कहेंगे इनको हम मरने का अधिकार दे रहे हैं, गरिमा में मृत्यु का। ठीक है, तो मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। आपने एक टर्म सुना होगा, इच्छा मृत्यु, नाम सुना है? बहुत सारे लोग राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। ठीक है, अब यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु में भी मरने के दो तरीके हैं। ठीक है, आप कहोगे सर मरने के भी तरीके बताए जा रहे हैं। एक है इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में बोलते हैं यूथनेसिया, तो एक को बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया, एक को बोलते हैं एक्टिव यूथनेसिया। मतलब डायरेक्ट इच्छा मृत्यु, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है कि कोई आपको डायरेक्ट मार दे, जैसे जहर का इंजेक्शन देके, करंट का शॉट देके, गोली मार के, किसी भी तरीके से कि डायरेक्ट आया और आपके जीवन को खत्म कर दिया। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोग किसी न किसी दवाई पे जिंदा हैं, वेंटिलेटर में हैं तो ऑक्सीजन पे जिंदा हैं, तो वहां डायरेक्ट उनको मारा नहीं जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी दवाई पे जिंदा है, वो दवाई नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, तो उसकी वो दवाई बंद कर दी जाएगी। कोई व्यक्ति ऑक्सीजन पे जिंदा है तो उसका ऑक्सीजन सिस्टम हटा लिया जाएगा। इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया। तो भारत में एक्टिव यूथनेसिया इलीगल है, मतलब आप किसी को डायरेक्ट नहीं मार सकते। पैसिव यूथनेसिया लीगल है, वो भी उस मामले में जब एक मेडिकल टीम
डॉक्टर्स की टीम रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन देगी कोर्ट को, और कोर्ट की परमिशन के बाद ही आपका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटाया जा सकता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब जिसके सपोर्ट से आपकी लाइफ बची हुई है, कोई दवाई हो गया, कोई ऑक्सीजन हो गया, कोई और चीज हो गई। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? एक डॉक्टर थी मुंबई में, नर्स, उसके साथ, उसी पुराना केस है ये, आज से 10 साल पहले का मान लो, उसके साथ जो नर्स जहां काम कर रही थी जिस हॉस्पिटल में, वहां के वार्ड बॉय ने, वार्ड बॉय समझते हो, कंपाउंडर जो होते हैं सफाई करने वाले, उसने उसके साथ रेप किया और उसके सर में कुछ चोट भी पहुंचाई, उसको मारा भी। तो वो नर्स चली गई कोमा में। ठीक है, अब बहुत दिनों तक कोमा में रही हो, मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगी, बस वो कोमा, उसका सिर्फ दिमाग जिंदा था, बाकी कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था। अब उसी की फैमिली बार बार सुप्रीम राष्ट्रपति के पास लिख रही थी कि ये बहुत मतलब दुखमय, बहुत दर्दनाक जीवन जी रही है, तो इसको क्या कर दिया जाए, इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। और तब तक कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा प्रोविजन था नहीं कि किसी को इच्छा मृत्यु देनी चाहिए। फिर ये कॉन्सेप्ट आया एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया का, कि अगर कोई व्यक्ति, अब वो कोमा में थी, ऑक्सीजन पे जिंदा थी, तो फिर बाद में उसको ये दिया गया कि हाँ, उसका आप ऑक्सीजन हटा के आप उसको इच्छा मृत्यु दे सकते हो। क्यों? क्योंकि दर्दनाक जीवन से अच्छा है मृत्यु। ठीक है, आपने देखा है गांधी जी भी नहीं, एक बार उनके आश्रम में जहां रहते थे साबरमती में, एक गाय का बछड़ा था, बड़े दर्द से जूझ रहा था, बड़ी पीड़ा से, तो गांधी ने कहा कि इसको मार दीजिए। जबकि गांधी तो बहुत बड़े अहिंसक आदमी थे, अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन गांधी ने वहां उसको क्या कहा, इसको मार दिया जाए, इसको जीवन से मुक्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसका जीवन ज्यादा खतरनाक है बजाय के मरने के, है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग जब आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी हत्या ही है, समझ रहे हो, अपनी हत्या खुद कर लिए। ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जिंदा रहना ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा दर्दनाक। लेकिन अगर आप अपनी भी हत्या करते हैं तो आप आरोपी हैं, ये समझ लो। तो ये कहोगे फिर सजा किसको मिलेगी, मैं तो हत्या किया और चला गया। बाई चांस अगर आप बच गए तो आपको सजा हो सकती है, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, तो आप अपनी भी हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लोग बच जाते हैं ना, देखा होगा आपने कि पता चला फांसी लगाने जाए रस्सी टूट गई, या कि जहर खाए असर नहीं किया, बच गए हॉस्पिटल में जाके। कहीं ऊंचाई बिल्डिंग से कूदे, मरे नहीं, हाथ पैर टूट गया बस। प्रयागराज में यमुना ब्रिज है एक बड़ा फेमस, वहां से बहुत सारे कपल्स, है ना, इस उम्र में जब होते हैं ना आप लोग, बड़े ही आपके जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो हार्मोन्स है, बहुत अप एंड डाउन होते हैं। मतलब कभी आपको बहुत प्यार आ जाएगा किसी के ऊपर, कभी बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो वो हाइपर डिसीजन लेते हैं कि आज इसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मैं ब्लॉक कर दूंगी इसको, और मैं अपनी नस काट लूंगी अब, या कि मैं जा रही यमुना ब्रिज से कूद जाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कपल छलांग लगा देते हैं और बच जाते हैं, तो फिर उनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, आप चले गए तो चले गए, अगर आप बच गए तो आप क्या हैं, अपराधी हैं। ये भी मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में डिस्कस किया गया कि वो अपराधी है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, क्या उसको सजा की जरूरत है कि उसको इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत है। तो बाद में कोर्ट ने कहा कि उसको सजा ना दो, उसको क्या दो, इलाज दो, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी मनोवैज्ञानिक से उसके दिमाग का इलाज करवाइए। हमारे समाज में अभी दिमाग के इलाज की बात नहीं होती है। अगर आपका शरीर बीमार है तो कहेंगे हाँ बीमार हो गया है, बुखार आ गया, इसके शरीर में दर्द है, चोट लगी है। अगर आप कहो कि मेरा आज मन बीमार है, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं फील कर रहा हूं, तो कहेगा अभी एक झपड़ा मारेंगे ठीक हो जाओगे, सारा बुखार उतर जाएगा तुम्हारा। कैसी बाकी बातें कर रहा है, पागल हो गया है। तो अगर आपका शरीर बीमार हो सकता है तो आपका दिमाग भी बीमार हो सकता है, लेकिन ये समाज में अभी स्थापित नॉर्म्स नहीं है। आप घर में अगर कहो कि आज मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं, तो कहेंगे पागल हो गई लड़की, है ना। लेकिन आज इस पे बात करने की बहुत जरूरत है कि शारीरिक हेल्थ से जरूरी है नो डाउट, लेकिन मानसिक हेल्थ और जरूरी है। आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जो बहुत टॉक्सिक है,
आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत टॉक्सिक आदमी है ना, कोई पति पत्नी है, दिन भर लड़ते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे का जीवन नरक बना देती है ना, तो उनको मानसिक इलाज की जरूरत है, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये अभी भारत में डिस्कस नहीं होता। हर घरों में लड़ाइयां होती रहती है, आपने देखा होगा, होती रहती है छोटी छोटी बातों को लेकर। उनको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से, क्योंकि उनको इलाज की जरूरत है, ठीक है। लेकिन उनको इंडिया में लगता है कि जब तक हम शारीरिक रूप से बीमार नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं। लेकिन भारत में बहुत बड़ी आबादी अब शारीरिक से ज्यादा मानसिक बीमारों की है, लेकिन भारत में उसको बीमारी नहीं माना जाता, समझ रहे हो। बहुत सारे देशों में बहुत मुद्दा बड़ा डिबेट का है कि बहुत सारे मनोरोगी पैदा हो गए हैं और धीरे धीरे भारत में भी बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के आने से इसका प्रभाव और बढ़ा है, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जलन, ईर्ष्या, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंस, लो फील करना, ये आपके अंदर और आया है। कैसे? सोशल मीडिया इसको बढ़ाती है। आपने किसी की वीडियो देखी, पोस्ट देखी, फोटो देखी, देखो लगेगा कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, मैं नहीं जा पा रही हूँ कहीं, मैं तो यहीं, मेरा जीवन नरक बना हुआ है, मैं सड़ रहा हूँ, ये मजा कर रहे हैं। इससे आपको एंजाइटी भी हो, ठीक है। तो इसके आने से ये चीजें बढ़ी, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीवन का अधिकार। अब इसमें आगे लिखो, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या जोड़ा गया था? बताए कोई मुझे। ट्वेंटी 21A बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा आपका अधिकार है, ठीक है। लिखो, 81वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A मतलब अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि कहां से कहां तक? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 साल में आप कितनी कौन सी कक्षा में होते हैं? 14 साल में बच्चा कौन सी उम्र में होता है? ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान किया गया, प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान किया गया, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आपका मूल अधिकार है, इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा फ्री रहती है ना, अधिकार दिया गया, देखा है ना, शिक्षा फ्री है और प्राइमरी स्कूलों में किसी को फेल नहीं किया जाता, आप आगे बढ़ते जाते हो, कोई रोकता नहीं। इसके कुछ समस्याएं भी हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है फिर भी अगली कक्षा में आ जाता है, और आप पढ़ो नहीं, जैसे आप जिस क्लास में हो बीए फर्स्ट ईयर में, आप पढ़ो नहीं, आप सेकेंड ईयर में चले जाओ, क्या अच्छी चीज है? आपको कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको खत्म कर दो, क्योंकि गधों की जमात बढ़ती जा रही है, संख्या, पढ़ते हैं नहीं, पास होते जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये आर्टिकल 21A भी है कि आपको शिक्षा का मूल अधिकार देना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, रोकना भी नहीं है, पढ़ाना भी है। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती होती है, करें क्या? लिख लिया आपने? ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, एक मामला है कि जो जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन बाद में पैसिव इथेनेसिया को लीगल कर दिया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार है, लेकिन कैसे? ऐसे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, ठीक है। कि जब आप किसी गंभीर असाध्य बीमारी से ग्रसित हों और आपके फैमिली वाले, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा ना किया जाता ना, मान लो डायरेक्ट दे दिया जाता, हालांकि कुछ जगह डायरेक्ट भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। कई सारे देशों में डायरेक्ट इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं जीना, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना कि मैं दर्द में, दुख में चिल्ला रहे हैं कि बेटा एक लोटा पानी दे दो, कोई पानी देने वाला नहीं है, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने रखा है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक स्वस्थ हैं, मौज में हैं, जिंदा रहेंगे, और जिस दिन मेरा मन करेगा मर जाएंगे। तो कई देश ऐसे हैं जहां बहुत सारे लोग अपनी फेयरवेल पार्टी करते हैं कि भाई आज मरने वाली पार्टी होगी, लास्ट पार्टी है अपनी, ये
अपनी कब्र वो खुद बनवाते हैं। ये मेरी कब्र खोद दो, यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। वो देखते हैं कि कितने बाई कितने की, सब एकदम तामझाम ठीक ठाक हो, कि जब मैं वहां रखा जाऊं दिक्कत ना हो। अपनी सारी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि आज ये मेरी लास्ट पार्टी है, सबको बुलाएंगे, आइए डांस करेंगे, एक एक पैक लेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, और फिर मैं मरने जा रहा हूं मैं, और फिर मैं मर जाऊंगा। कई सारे देशों में ऐसा कॉन्सेप्ट। वो चाहते हैं कि हम मरे भी तो मौज में, जिए भी तो मौज में, ठीक है, ऐसे हमको मर मर के नहीं जीना है। लेकिन इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में संख्या बहुत है। इंडिया में बहुत लोग उतावले होते हैं। अभी एक सेकंड में अगर आपके साथ कोई समस्या आ जाएगी, आपका मूड खराब हो जाएगा, तो आप कहोगे आज मरेंगे, मर जाओगे आप। अगले सेकंड आपके जीवन में कैसे ऐसा आता होगा कि अब नहीं जीना मुझे, अगले सेकंड सब ठीक हो गया, तो आपको लगता है वाह क्या जीवन है। तो ये चीजें सही नहीं है, इसीलिए ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप लिखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित अधिकार। अब इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, आप सबको बताना पड़ेगा सबको। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार का क्या मतलब है? गरिमामय जीवन, है ना। कैसा जीवन भाई? गरिमामय जीवन, डिग्निटीफुल लाइफ, ठीक है। आप लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से जीवन जी रहे हैं। इंडिया में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास न सही से खाने का उपलब्ध है, न सही से रहने का उपलब्ध है, ना पढ़ाई लिखाई हेल्थ कुछ नहीं। देखा आप लोगों ने? बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत बुरा तरीके से जीवन जी रही है, और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कई इंसानों से ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे अमीर घरों के कुत्ते आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, है ना, ऐसे मुंह बाहर निकाले हुए, एसी में सो रहे हैं। उनके रहने खाने सोने की जो व्यवस्था है बहुत बड़ी 50% आबादी के पास नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारे कुत्ते का लाइफ ऐसा है। तो बहुत सारे ऐसे कि बहुत सारे इंसानों को वो गरिमामय जीवन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको राइट टू लाइफ है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी है, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 5 किलो गेहूं आपको मिलता है राशन। ये क्यों देती है? ताकि आपका गरिमामय जीवन चलता रहे, आप मरो नहीं ऐसे भूख से तड़प तड़प के। घर नहीं है, छत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी आप देखोगे बिना घर के, खाना नहीं है। देखा है अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पीछे बोरी ऐसे लटकाए हुए घूमते रहते हैं, कूड़ेदानों से जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां से कुछ खाना उठाते हैं, खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। उनके शरीर में कई जगह घाव लगा होता है, चोट लगी होती है। उनका दर्द कौन सहेगा? उनका दर्द को कौन ठीक करेगा? कभी देखा आप लोगों ने ऐसा? देखा कि नहीं देखा है? तो देख के क्या करते हो? मुंह फेर लेते हो? नहीं देखना इसको। ज्यादातर लोग मुंह फेर लेते हो, यकीन निकल जाते हैं, ध्यान भी नहीं देते कि पागल आदमी हटाओ। वो कैसे हुआ? समझ रहे हो? पागल का मतलब क्या है? पागल का मतलब क्या है? कि अब उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है ना, उसने अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए और वो अब ऐसा जीवन जी रहा है। तो ये खतरनाक है। इसमें लिखो अब नंबर 1, आर्टिकल 21 के तहत निहित अधिकार में लिखो नंबर 1, विधिक सहायता का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। कानूनी सहायता का अधिकार, ये आपका अधिकार। जैसे मान लो हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी गरीब है ना, लेकिन कोर्ट में केस लड़ना बड़ा महंगा है। कोर्ट में सब नहीं जा सकते ना, वकीलों की फीस कौन देगा भाई? बड़ी महंगी फीस है वकील की। तो सरकार ने कहा है कि आर्टिकल 21 में कि जो अपना केस नहीं लड़ पाएंगे, सरकार उनका केस लड़ेगी या कि उनको वकील प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो सरकार हर व्यक्ति को क्या देगी? वकील। इसलिए आपने देखा होगा सरकारी वकील भी होते हैं। सरकारी वकील का कॉन्सेप्ट है। और सरकारी वकील फिर क्या करते हैं? जिसका केस लड़ते हैं उसी केस हार जाते हैं, क्योंकि जिससे लड़ रहे होते हैं उससे पैसा ले लेते हैं। तो तुम मुझे दो पैसा, इधर से सरकार दे ही रही है तो तुम भी दो, ये भी दो, हरा दूंगा इसको, मेरा क्या जाता है, ठीक है। तो सरकारी वकील दोनों तरफ से लेता है।
दूसरा लिखिए, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। ये बहुत बड़ी बात है, राइट टू प्राइवेसी। आपकी निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। निजता मीन्स, निजता और गोपनीयता समझ रहे हो कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, किसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, किसके साथ आप बच्चे पैदा करोगे, किससे आप शादी करोगे, ये सब आपके निजता के अधिकार में आता है। कोई आपका फोन नहीं चेक कर सकता कि लाओ दिखाओ फोन में किसका मैसेज आया था। ये आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप कह सकते हो राइट टू प्राइवेसी इज माय फंडामेंटल राइट, है ना। घर वाले आपके ऊपर ऐसे बहुत सारे निजता के अधिकार का उल्लंघन करते होंगे, आपके कमरे में घुसे जा रहे हैं धड़ल्ले से, नहीं घुस सकते। बोल दो पूछ के आओ, दिस इज माई स्फीयर, माई प्राइवेसी रूम, ठीक है। ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, शुद्ध पानी, हाँ नेक्स्ट, शुद्ध और प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार। स्वच्छ पानी आपको मिलना चाहिए, आपका मूल अधिकार है ये, ठीक है। शुद्ध और प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार, शुद्ध और प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार। नेक्स्ट, हवा का अधिकार। अगर हवा पोल्यूटेड है, आपके एरिया की है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, तो अगर आपके एरिया में डस्ट है, धूल है, तो ये समझ लो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली में सरकार बड़ी चौकन्नी रहती है। जैसे आजकल ठंडी आ गई ना, अब दिल्ली में पॉल्यूशन पीक पे है। कल ही रिपोर्ट आई है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर, ठीक है। दिल्ली भी है, नो डाउट, दिल्ली भी नंबर 2-3 में है। इसके पहले दिल्ली ही था, इस बार नया नया लाहौर ज्यादा हो गया, ठीक है। अब लाहौर वाले कहते हैं क्या कि ये प्रदूषण दिल्ली से आ रहा है, सब ये दिल्ली वाले पटाखे बस फोड़ते हैं। दिवाली पे इन्होंने पटाखा फोड़ के लाहौर में पोल्यूशन फैला दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से हवा उधर बहती रहती है, और जब दिल्ली में पोल्यूशन आता है तो दिल्ली वाले कहते हैं कि पंजाब वाले पोल्यूशन फैलाते हैं, क्योंकि पंजाब वाले पराली जलाते हैं। धान अभी कटेगी और धान का जो पियरा होता है उसको जला देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको गेहूं बोना है, गेहूं बोना है तो जला देते हैं, तो पोल्यूशन दिल्ली आ जाता है। तो सब एक दूसरे को कहते रहते हैं कि मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से पोल्यूशन है, इसकी वजह से पोल्यूशन है। तो अब दिल्ली में आप जानते हो कि दिल्ली राजधानी है, सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट लोग, जो पावरफुल लोग हैं सब दिल्ली में है, बहुत सारे एजुकेटेड लोग, ज्यादातर लोग एजुकेटेड है वहां पे। तो अपना मूल अधिकार लेने कोर्ट में चले जाते हैं कि हवा नहीं मिल रही स्वच्छ, ये सरकार को हटा दिया जाए, क्योंकि ये सरकार शुद्ध हवा प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है। तो दिल्ली सरकार बड़ा प्रयास करती है कि हवा शुद्ध रहे। अभी आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल रेन कराई है छठ के दिन। आर्टिफिशियल रेन मीन्स, आप जानते हो कि जैसे मान लो जब मन करे तब वर्षा करवा दें, ऐसा भी संभव होता है कि जब मन कर रहे आज बारिश कराई जाए, है ना। आपका मन कर रहा है कि आज बारिश कराई जाए, तो आप बारिश करवा सकते हो। दिस इज द आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड का एक मिश्रण होता है, आप उसको हवा में फैला दोगे तो बहुत सारे जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं वो साथ में आके कंडेंसेट हो जाते हैं और फिर बारिश हो जाती है। आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट है ये। तो दिल्ली, वहां के लोगों, दिल्ली की सरकार, वहां के लोगों को अच्छी हवा मिल सके, पोल्यूशन कम हो जाए, क्योंकि आप जानते हो कि जब बारिश होती है ना, तो जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो हवा साफ हो जाती है। तो ये करवाती है। कई कई जगह पे चौराहों पे एयर प्यूरीफायर लगाती है। एयर प्यूरीफायर का मतलब है कि एक बड़ी सी मशीन लगाएंगे जिसमें से साफ हवा निकलती रहेगी, गंदी हवा लेगी अपने अंदर और साफ हवा निकालेगी। लेकिन क्या इससे, छोटी सी दिल्ली थोड़ी ना है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, इसके करने से कुछ होगा थोड़ी ना। तो लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट लिखिए, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध। यौन उत्पीड़न का नहीं विरुद्ध लिख देना, ठीक है, कि आपको किसी के यौन उत्पीड़न का अधिकार है। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध, ठीक है, यौन उत्पीड़न के
विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य, कभी आप सरकारी हॉस्पिटल में गए हो इलाज कराने? कितने रुपए में इलाज होता है? 1 रुपए में। देख रहे हो इतना सस्ता इलाज क्यों? दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। समझ रहे हो? 1 रुपया में अधिकार हो जाए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हो कभी? वो आपको जितना लेना चाहे लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे आपको। कई सारी ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कि वो जीते जी और मरने के बाद भी लूटते हैं, कि पेशेंट मर गया है लेकिन फिर भी उसका इलाज जारी है। क्यों? क्योंकि बिल बन रहा है अभी। जब तक 1 लाख 2 लाख 10 लाख का बिल नहीं बनता तब तक वो उसको वहां से रिचार्ज नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं। कईयों हॉस्पिटल में तो ऐसा हुआ है कि आदमी मर गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तो भर्ती कर लेंगे, लाओ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा कर देंगे अभी। 4 दिन उसको रखेंगे, वो खुद ही मर चुका है पहले से, लेकिन 4 दिन रखेंगे, बिल बनाएंगे 10 लाख का, और फिर कहेंगे सॉरी हम बचा नहीं सकते, आप ले जाओ, पैसा भर दो बस। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो आम पब्लिक, गरीब पब्लिक कहां इलाज कराएगी? ठीक है, इसलिए भारत की आबादी आप जानते हो बहुत बड़ी गरीबी में है। ठीक है, उतना पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो स्वास्थ्य का अधिकार आपको है। सरकारी हॉस्पिटल से आप जाओ, 1 रुपए की पर्ची कटाओ और जो मन करे इलाज कराओ। एक्सरे करा लो, सिटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो। अब एक्सरे बाहर कराने जाओगे 700-800, एमआरआई कराओगे 3000, 4000, 5000, वहां 1 रुपया में। कितना सस्ता। तो ये है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, मतलब कल्याणकारी राज्य का विचार। नेक्स्ट लिखिए, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट है विदेश यात्रा का अधिकार। आप जा सकते हो विदेश, ठीक है, आपको कोई रोकेगा? हाँ, सरकार नहीं करवाएगी आपकी यात्रा, ठीक है, कि सरकार यात्रा करवा दे मुझे विदेश की। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप जाओ। शुद्ध पर्यावरण का, विदेश यात्रा का अधिकार, गर्भ में पल रहे बच्चे का अधिकार। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चा है तो उस बच्चे का भी अधिकार है, आप उसको मार नहीं सकते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एबॉर्शन करवा देते थे पहले, पता है घटना, कि पहले लोग चेक करवाते थे। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी तो घर वाले चेक करवाते थे, जाओ चेक कराओ लड़की है कि लड़का। अब अगर लड़की हुई तो एबॉर्शन करवा देना, ये एक हत्या का अपराध है। सरकार ने इसको बैन किया कि जो डॉक्टर करेगा और जो करवाएगा दोनों हत्या के आरोपी होंगे, मर्डर माना जाएगा। तो इसीलिए अब ये चीजें बैन अभी चल रही हैं, लेकिन बहुत छुटपुट, गुप्त रूप में। ठीक है, अगला लिखिए, नेक्स्ट, बस लास्ट, अच्छी नींद का अधिकार। वही आप ले लो, इसके बाद जाओ अच्छी नींद लो। ठीक है, अच्छी नींद का अधिकार। ठीक है, आपके सोने में अगर कोई बाधा पैदा करता है, ठीक है, बाधा पैदा होती है सोने में, पंखा बंद हो जाता है, पानी डाल दिया जाता है, गाली अलग से पड़ती है, उठ जाओ 8 बजे तक सोओगी, तो ये समझ लो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन। ठीक,